हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा क्लासेस। कल मैंने लेसन प्लान डिस्कस किया था मैथ्स का। भिन्न हमारा प्रकरण था जिसकी मैं 2 वीडियोस अब तक अपलोड कर चुका हूं, यानी 2 लेसन प्लान अपलोड कर चुका हूं। आज हमारा 3rd लेसन प्लान है। जो हमारा प्रकरण है वो है व्रत। देखेंगे हम इसे कैसे करते हैं। वीडियोस दोनों ही मैंने चैनल पर डाल दी हैं प्लेलिस्ट बनाकर, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का लेसन प्लान। सबसे पहले हम दिनांक डालेंगे, उसके बाद दिन, और उसके बाद हमारा विषय आएगा गणित, उपविषय रेखा गणित और प्रकरण व्रत। कक्षा हमारी जो भी है वो आप डाल सकते हैं। वर्ग आप अपने अनुसार डालेंगे, कालांश अपने अनुसार डालेंगे और अवधि भी अपने अनुसार, पर ये सारे आपको बिंदु लिखने हैं एक लेसन प्लान बनाते समय। विद्यालय का नाम क्या होगा वो भी आप जिस विद्यालय में टीचिंग करने जाएंगे विद्यालय का वही नाम होगा। सामान्य उद्देश्य देखते हैं। सामान्य उद्देश्य जो हमारे होते हैं वो किसी एक टॉपिक से रिलेटेड नहीं होते हैं, ये एक विषय से रिलेटेड होते हैं, पूरे विषय से संबंधित होते हैं जो विषय आप पढ़ा रहे होते हैं। छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना पहला हमारा ये सामान्य उद्देश्य है। दूसरा है छात्रों में गणितीय दृष्टिकोण विकसित करना। इसके बाद छात्रों में बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता का विकास करना और छात्रों को गणित की व्यवहारिक उपयोगिता का ज्ञान कराना। ये हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं। आप इन्हें मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6 लिख सकते हैं, बस इतने ही काफ़ी होंगे। इसके बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य, जो हमारे 4 प्रकार के हैं। सबसे पहले है ज्ञानात्मक, तो विद्यार्थी व्रत के बारे में ज्ञान या जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, छात्र व्रत संबंधी समस्यात्मक प्रश्नों को हल कर सकेंगे। इसके बाद है प्रयोगात्मक, छात्र दैनिक जीवन में आंकड़ों के प्रदर्शन हेतु व्रत का उपयोग कर सकेंगे। और फिर आता है हमारा लास्ट, वह है कौशलात्मक। इसमें क्या होगा, बच्चे या छात्र समस्याओं का निराकरण हेतु व्रत का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, हमारे ये चारों विशिष्ट बिंदु हैं या विशिष्ट उद्देश्य हैं, ये एक टीचर के लिए होते हैं कि उसके पढ़ाने के बाद, उसके ज्ञान प्रदान करने के बाद बच्चे कितना प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें कैसे उस प्राप्त ज्ञान को कैसे अपने जीवन में उपयोगी बना सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा शिक्षण सामग्री। तो शिक्षण सामग्री में समस्त सहायक शिक्षण सामग्री, लपेट श्यामपट्ट, व्रत और प्रकार आदि। शिक्षण विधियाँ, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि व प्रदर्शन विधि, ये हमारी विधियाँ इस चैप्टर में प्रयोग की गई हैं, इसलिए ये यहाँ पर लिखी हैं। अदर विधियाँ होंगी तो यहाँ पर उनको भी लिखा जाएगा, जो भी विधि आएगी सारी यहीं लिखी जाएंगी। इसके बाद बच्चों को कुछ पूर्व ज्ञान होता है, यानी वह पिछली कक्षा में कुछ भी पढ़ के आते हैं थोड़ा बहुत उस प्रकरण से रिलेटेड, तो वही हमें उनसे पूछना है और उनको बताना भी है। इसमें लिखेंगे हम, समस्त विद्यार्थी बिंदु, रेखा तथा विभिन्न आकृतियों की पहचान रखते हैं, इतना तो वह जानते ही हैं। इसके बाद है हमारा प्रस्तावना प्रश्न, जो हमारा लेसन प्लान बनता है इसका ये मेन बिंदु है, क्योंकि यही प्रश्न हमारे उस प्रकरण तक पहुंचाते हैं जो हमें आज पढ़ाना है। चलिए, इसमें आपकी 3 कॉलम बनेंगे और आप इसमें मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6 प्रश्न पूछ सकते हैं, ताकि आप अपने शिक्षण बिंदु या अपने प्रकरण तक पहुंच सकें। चलिए, इसमें आपको कैसे बनाना है ये देखेंगे। बच्चों, आप किस वाहन से विद्यालय आते हैं? छात्र प्रतिक्रिया देंगे, कार, बस, साइकिल या स्कूटर। आप पूछेंगे, साइकिल जमीन पर किसकी सहायता से चलती है? बच्चे बताएंगे, पहिए की सहायता से। पहिए का आकार कैसा होता है? बच्चे फिर से जवाब देंगे, वृत्ताकार। पर जब आप बच्चों से पूछेंगे, बच्चों व्रत क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, तो यह उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा, जिसका वह आसानी से उत्तर नहीं दे पाएंगे और नहीं ही दे पाएंगे। अब देखते हैं इनको बनाया कैसे जाता है। आपको ध्यान रखनी है 2 चीज़ें। जिग जैग मोशन, ये इसी तरह से बनाए जाते हैं, यानी शिक्षक जो प्रश्न पूछेगा, स्टूडेंट यानी छात्र वो आंसर देगा, आपको उस आंसर को उठाना है, उस आंसर से प्रश्न का निर्माण करना है। फिर से आपको छात्र आंसर देंगे, आपको फिर से उस उत्तर को उठाना है और एक प्रश्न का निर्माण करना है, और फिर से छात्र आपको उत्तर देंगे, और जहाँ वह फंस जाएंगे वहीं आपका समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा और वहीं से आपके प्रकरण के लिए तैयार हो जाएंगे, आपका प्रकरण निकल आएगा उसी जगह से। तो यहाँ पर समस्या का प्रश्न बन गया हमारा चौथा, और यही हमें अपना शिक्षण बिंदु मिल गया या उद्देश्य कथन मिल गया। आज हम व्रत के बारे में अध्ययन करेंगे, बस आपको इतना ही लिखना है, कुछ ज़्यादा इसमें बढ़ा चढ़ा कर या ऐड करके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखेंगे प्रस्तुतिकरण, यानी अब इसको हमें डिलीवर कैसे करना है, बच्चे तक कैसे पहुंचाना है कि बच्चा इन चीज़ों को ग्रहण कर सके।
इसके लिए सबसे पहले आप बच्चों में रुचि उत्पन्न करने के लिए या उस प्रकरण से जोड़ने के लिए कुछ सवाल पूछते हैं, जिन्हें हम विकासात्मक प्रश्न कहते हैं। प्रस्तुतिकरण की आपको ये टेबल दिख रही है, इसमें आपको 5 कॉलम बनाने होते हैं और प्रत्येक कॉलम के लिए अलग अलग बिंदु होते हैं। जैसे पहला जो हमारा कॉलम है उसमें शिक्षण बिंदु आएगा, किस शिक्षण बिंदु को छात्र अध्यापक द्वारा पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद छात्र अध्यापक की क्रिया आएगी और इसके बाद छात्र प्रतिक्रिया और शिक्षण विधियाँ और श्यामपट्ट कार्य। अब धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। देखते हैं, विकासात्मक प्रश्न में आप पूछेंगे बच्चों आपने सिक्का देखा है, बच्चे जवाब देंगे हाँ, क्योंकि सिक्का सभी ने देखा होता है। शिक्षण विधि हमारी यहाँ पर प्रश्नोत्तर हुई और श्यामपट्ट कार्य में आप सिक्के का प्रतिरूप बच्चों को दिखा सकते हैं। सिक्के का आकार कैसा होता है हमारा दूसरा प्रश्न होगा। बच्चे यहाँ पर फंस जाएंगे और ये उनके लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। हमारा प्रश्न भी समस्यात्मक हो गया यहीं पर और प्रश्नोत्तर विधि फिर से यहाँ प्रयोग की गई। अब देखेंगे हम छात्राध्यापक कथन, क्योंकि हमें अब अपना लेक्चर डिलीवर करना है। एक छात्राध्यापक को अपना लेक्चर अब बच्चों को देना है। तो सबसे पहले आप शिक्षण बिंदु में वृत्त हेडिंग डाल देंगे, फिर यहाँ छात्राध्यापक कथन हेडिंग डाल के उस वृत्त की परिभाषा लिखेंगे। किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। ठीक है, इस दौरान छात्र क्या करेंगे, वह ध्यान से सुनेंगे और अगर आप वृत्त पर कुछ आप बोर्ड पर कोई कार्य करेंगे तो वह भी देखेंगे। साथ ही साथ इसमें हमारी व्याख्यान और प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, ये हमारा श्यामपट्ट है। श्यामपट्ट में ये सिक्के का प्रतिरूप है, ये वृत्त है और वृत्त का केंद्र यहाँ पर ओ दिया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बोधात्मक प्रश्न। आपने बच्चों को जो पढ़ाया है, बच्चों को क्या वह समझ में भी आया है या नहीं, यह जानने के लिए आप उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, जिन्हें हम बोधात्मक प्रश्न कहते हैं। इनकी संख्या 2 या 3 हो सकती है, वैरी करता है आप उस टाइम क्या पढ़ा रहे हैं और कैसे पढ़ा रहे हैं, बच्चे कितना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इस पर भी काफ़ी निर्भर करेगा। बोतल का ढक्कन किस आकार का है, बच्चे जवाब देंगे वृत्ताकार और ये विधि हमारी कौन सी है, प्रश्नोत्तर। वृत्त के अन्य उदाहरण बताइए, बच्चे उदाहरण बताएंगे, जैसे प्लेट हुआ और भी बता सकते हैं कुछ भी। ये हमारा प्रश्नोत्तर विधि ये भी हुई और यहाँ पर हमारे बोधात्मक प्रश्न कंप्लीट हुए। इसके बाद हमें अब अपने दूसरे शिक्षण बिंदु पर जाना है, तो जिसके लिए हमें कैसे एक बार फिर से विकासात्मक प्रश्न बनाने होंगे। देखेंगे कैसे। बच्चों थाली किस आकार की होती है, थाली सभी ने देख रखी है, तो बच्चे बताएंगे वृत्ताकार और ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। बताइए कि वृत्त का निर्माण या रचना कैसे करते हैं, तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। यहीं से हमें अपना शिक्षण बिंदु उठाना है, वृत्त का निर्माण यानी वृत्त की रचना। तो आप शिक्षण बिंदु में डालेंगे वृत्त का निर्माण या रचना और छात्राध्यापक कथन में डालेंगे कंपास प्रकार या गोला प्रकार। अब आगे देखेंगे इसकी परिभाषा। यह वृत्त बनाने का उपकरण है, इसमें पेंसिल लगाकर समान तल पर रखकर वृत्त को बनाया जाता है। छात्र ध्यानपूर्वक से सुनेंगे और व्याख्यान और प्रदर्शन विधि का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। और आप इस श्यामपट्ट कार्य में कंपास को बनाकर भी दिखा सकते हैं और अपने साथ मॉडल लाकर भी यानी कंपास को लाकर भी उन्हें दिखा सकते हैं। आगे देखते हैं, उनको ये परिभाषा बताने के बाद और दिखाने के बाद हम कुछ प्रश्न पूछेंगे फिर से बोधात्मक, यानी बच्चों को जो पढ़ाया है वह उन्हें आया या नहीं। तो वृत्त बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बच्चे बताएंगे प्रकार या कंपास या गोला प्रकार का। ये विधि हमारी कौन सी, प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद हमें फिर से अब अपने अगले शिक्षण बिंदु पर पहुंचना है। शिक्षण बिंदु हमारा होने वाला है वृत्त की त्रिज्या, तो उस तक कैसे पहुँचें, इसके लिए कुछ प्रश्न हम पूछेंगे, विकासात्मक प्रश्न बच्चों से। पहला प्रश्न है, बच्चों वृत्त के इन 2 बिंदुओं के मध्य कुछ दूरी होगी या नहीं। छात्र पहले तो ध्यानपूर्वक देखेंगे और फिर उत्तर देंगे हाँ या नहीं, कुछ भी या कुछ भी दे सकते हैं। तो ये हमारी कौन सी विधि हुई, प्रदर्शन के साथ साथ प्रश्नोत्तर विधि भी हो जाएगी। वृत्त के इन बिंदुओं के मध्य दूरी को क्या कहते हैं। अब ये बच्चों के लिए समस्या हो गई। अभी आपको श्यामपट्ट कार्य में ये दिखाया जाएगा, ये जो प्रश्न है इन्हीं के वहाँ पर समझाया गया है। ये हमारे लिए क्या हो गया, बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न। विधि वही प्रश्नोत्तर है, बच्चे इसका जवाब आसानी से नहीं दे पाएंगे। अब देखते हैं वृत्त की त्रिज्या क्या है। तो परिभाषा छात्राध्यापक कथन में आ जाएगी। वृत्त के केंद्र ओ से वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और बच्चे जवाब आप इन्हें बता भी देंगे बच्चों को कि इस त्रिज्या का नाम क्या है, ओ ए। इस दौरान छात्र क्या करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे और आपको देखेंगे भी। तो यहाँ पर कौन सी विधि प्रयोग हुई, व्याख्यान विधि और साथ ही साथ प्रदर्शन विधि।
चलिए आगे देखते हैं। जो मैंने अभी ऊपर समझाया है आपको वृत्त की त्रिज्या, ये ओ सैमपट कार्य आ गया है। यहाँ पर एक वृत्त का निर्माण किया गया है, ओ ए उस वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या ओ ए बराबर आर, जो कि आर के बराबर है, और इस वृत्त का केंद्र क्या है हमारा, ओ है। आगे देखते हैं। बच्चों को हमने त्रिज्या के बारे में बता दिया। अब उनसे हम प्रश्न पूछेंगे कि आपने कुछ त्रिज्या के बारे में सीखा है या नहीं। तो बच्चों इस वृत्त की त्रिज्या बताइए। एक वृत्त का निर्माण करेंगे सैमपट कार्य में, और आप वहाँ पर पूछेंगे बच्चों से कि वृत्त की त्रिज्या क्या है। और यहाँ पर विधि हमारी कौन सी प्रयोग की गई है, प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद आता है हमारा विकासात्मक प्रश्न, क्योंकि अब फिर से हमें अपने अगले टॉपिक पर पहुँचना है, यानी अगले शिक्षण बिंदु पर, टीचिंग पॉइंट पर पहुँचना है। तो बच्चों से पूछेंगे, बच्चों वृत्त की त्रिज्या को प्रदर्शित किससे करते हैं। बच्चों ये बता सकते हैं आसानी से, क्योंकि आप पहले इसे सॉल्व कर चुके हैं, ये बता चुके हैं, समस्या का निदान कर चुके हैं उनकी। तो बच्चे बोलेंगे आर से। और यहाँ पर विधि कौन सी प्रयुक्त की गई है, प्रश्नोत्तर विधि। फिर प्रश्न अगला पूछेंगे, बच्चों वृत्त की त्रिज्या का दोगुना क्या होता है। तो बच्चे यहाँ पर फंस जाएंगे और इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, यही हमारा संशयतक प्रश्न बन जाएगा। इसके पश्चात हम अपने शिक्षण बिंदु में हेडिंग डालेंगे, वृत्त का व्यास, उसकी परिभाषा छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे। वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु से केंद्र से होकर वृत्त की परिधि को मिलाने वाली सीधी रेखा को वृत्त का व्यास कहते हैं। इस लाइन को आपको कम से कम 2 बार तो दोहराना ही है, ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें कि आपने क्या बोला है। वृत्त का व्यास क्या होगा, वृत्त का व्यास d बराबर 2r, यानी कि d बराबर 2 गुणा त्रिज्या। यहाँ पर छात्र ध्यान से सुनेंगे और साथ ही साथ देखेंगे भी। विधि हमारी जो हुई है वो व्याख्यान विधि व प्रदर्शन विधि प्रयुक्त हुई है। और वृत्त का व्यास, ये आपको श्यामपट्ट पर दिखाना है वृत्त और उसके व्यास को। बोधात्मक प्रश्न में आप पूछेंगे, बच्चों वृत्त का व्यास त्रिज्या का कितने गुना होता है। बच्चे जवाब देंगे 2 गुना होता है। आपको बोधात्मक प्रश्न कम से कम 2 या 3 तो बनाने ही चाहिए, ताकि बच्चे आपको पूरी तरह से पता चल सके कि किस बच्चे को क्या समझ में आया है और क्या नहीं आया है। इसके पश्चात निरीक्षण कार्य में छात्र अध्यापक घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण करेंगे। फिर हम देखिए बच्चों को पुनरावृत्ति प्रश्न, जो कि वह खड़े खड़े ही आपको जवाब देंगे, यानी कि कक्षा में ही आपको जवाब दे देंगे। तो बच्चों वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, बच्चे इसका जवाब देंगे। बच्चों वृत्त का व्यास का सूत्र क्या होता है, लिखिए या बताइए, बच्चे ये भी कर लेंगे। इसके बाद हम उनको गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में आप उनको मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 या 5 प्रश्न ही दे सकते हैं, ताकि उनका जवाब वह आसानी से लिख भी सकें और आपको कल दिखा भी सकें। यह हमारा लेसन प्लान था, प्रकरण था हमारा वृत्त, जो कि हमने कंप्लीट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।